दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 2 विलियन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, विलियन में दोस्तों हम पढ़ेंगे आज राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है आइए यहाँ पर चेक किया जाए और इसको बताया जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रवाह से क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों के, वाष्पशील मतलब जब हम जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एक ग्लास है, एक और ग्लास है दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। ये हमारा क्या है, जल है। ये मान लीजिए कितना है, 200 मिलीलीटर है। ये भी क्या है, 200 मिलीलीटर है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध विलायक क्या होगा, जो वाष्प बनेगा वो ज्यादा बनेगा। इसमें अवाष्पशील कोई पदार्थ है इसमें डाल दिया गया, अब इसमें जो वाष्प बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक जो दाब होगा उसके मोल प्रवाह के दोस्तों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो उसी के रेशियो में क्या होगा, दूसरे का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो आइए देखा जाए यहाँ पर। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक हमारे पास एक पॉट है। यहाँ पर जो लिक्विड है, जो जल है दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 200 मिलीलीटर है। एक में कितना है, 200 मिलीलीटर है, और दूसरे में कितना है, जो जल है हमारा, इसमें भी कितना है, 200 मिलीलीटर। बस फर्क यहाँ पर यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो चीनी की मात्रा जो दोस्तों यहाँ पर डाले गया है, यहाँ मान लीजिए डाला गया 200 ग्राम और यहाँ पर डाला गया मान लीजिए 500 ग्राम। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, ये इसके विलय के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और जो मोल प्रवाह का जो फार्मूला होता है दोस्तों बताया गया था, XA=n/n+n, ये बताया गया था विलयन के विलय का मोल प्रवाह। फिर एक आता है विलयन के विलायक का मोल प्रवाह, ये क्या हो जाता था, कैपिटल हो जाता था। बस यही फर्क होता था। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखा जाए इसका मतलब क्या होता है। माना PA और PB विलयन में क्रमशः A और B के वाष्प दाब P0A और P0B शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब XA एंड XB उसके मोल प्रवाह है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर जो विलयन है दोस्तों, यहाँ पर ये द्विअंगी इसको बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी का मतलब जिसमें विलय भी है और विलायक भी है, मतलब दो घटक हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, तो उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। उसी को बोला गया द्विअंगी। ठीक, क्या बोला गया, द्विअंगी। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, PA और PB विलयन में क्रमशः A और B के वाष्प दाब है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कुछ विलायक होगा, कुछ विलय होगा, ये विलय हो गया, और यहाँ पे क्या दोस्तों, विलायक है। तो इसका भी कुछ वाष्प दाब होगा, कुछ इसका भी वाष्प दाब होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक का मान लिया गया, ये क्या है, PA है, और दूसरे का मान लिया गया क्या है, PB है। एक का क्या है, PA है, और दूसरे का क्या है, PB है। तो यहाँ पे जब इसमें कोई विलय अगर डाला गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ये है, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड। यहाँ पे कहा गया मोल प्रवाह से क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जो आंशिक जो दाब होता है। तो आइए यहाँ पे देखा जाए, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कहा गया P0A एंड P0B शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब क्या है, XA एंड XB, वाष्प दाब XA एंड XB उसके मोल प्रवाह हैं। ठीक, ये क्या है उसका, ये है वाष्प दाब, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा है मोल प्रवाह। ठीक, और ये हमारा क्या, विलयन में क्रमशः A और B के वाष्प दाब कितना है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, विलयन में यहाँ पे क्या है, इसका वाष्प दाब हो गया, ये इसका क्या हो गया, मोल प्रवाह, इस एक के लिए और दूसरे के लिए हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कुल दाब अगर दोस्तों अगर P है तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इसको बोला गया डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार। तो डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा P क्या निकल के आएगा, ये देखा जाए, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये दोस्तों हमारा हो गया डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार, इसको ऐड किया गया और इसी को बोला जाता है राउल्ट का नियम। तो जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। ओके, अब हमें पढ़ना है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। दोस्तों
आप लोग सुने होंगे। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ये लड़का बहुत क्या है, आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या होता है, हर नियम का दोस्तों क्या करता है, पालन करता है। तो उसको बोला जाता है ये लड़का क्या है, बहुत आदर्श है। ठीक, आदर्श का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। तो आइए और देखा जाए यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा विलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो या पालन करता हो, ऐसे विलियन को हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का क्या करता है दोस्तों, पालन करता है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। अब यहाँ देखिए आदर्श विलियन क्या है, जो एंथैल्पी होता है मिश्रण का, वो क्या होता है, जीरो। मिश्रण में एंथैल्पी क्या होता है दोस्तों, जीरो। न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ना ही ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है। ठीक, ना ही ऊष्मा जब उसको मिलाते हैं केमिकल को, ना ही वो बाहर निकलता है, ना ही वो कुछ अंदर आता है। ठीक, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ओके, जैसे हमारे पास 25 सेंटीमीटर बेंजीन, 25 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन और 25 सेंटीमीटर क्यूब अगर टॉलुइन ले लिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये दोनों कितना हो जाएगा, 25 और 25 दोस्तों कितना हो गया, 50 हो गए। 50 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बनेगा। इसमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। अगर वही चीज क्या होता, दोनों को मिला दिया जाता, 50 की जगह दोस्तों हो जाता 49, या 50 की जगह हो जाता 51, या बढ़ जाता या फिर घट जाता, तो वो हमारा क्या हो जाता, अनादर्श विलियन। वो हमारा क्या बन जाता, अनादर्श विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी हो सकता है, उसमें धनात्मक विचलन हो सकता है, उसमें ऋणात्मक विचलन भी हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास ग्लास है, यहाँ दोस्तों हमारे पास ग्लास है, 25 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इसमें बेंजीन मिला दें और 25 सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें टॉलुइन मिला दें, और मिलाने को 25 सेंटीमीटर ये है बेंजीन, 25 ये हो कोई टॉलुइन, जब दोनों को मिला दिया गया तो दोस्तों कितना हो गया, 25 ये 25 ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जब इसको देखेंगे दोस्तों तो ये टोटल कितना नजर आएगा हमको, 50 ही नजर आएगा। कितना नजर आएगा दोस्तों, 50। अब बताइए क्या इसके अंदर लिक्विड जो था, ये विलियन था, जो सॉल्यूशन था, ये बताइए आप, ये क्या ये कम हुआ, नहीं कम हुआ। मतलब ये राउल्ट का नियम क्या करता है, फॉलो करता है, और यहाँ पर कम नहीं हुआ, ना ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ना ही अवशोषित कर रहा है। ठीक, ना ही उत्सर्जित कर रहा है, ना ही अवशोषित कर रहा है। जब ऊर्जा ना ही उत्सर्जित करेगा और ना ही अवशोषित करेगा, मतलब ये हो गया इसका जितना आयतन 25-25 था, टोटल 50 हो गया। ना ही अब 50 से क्या होगा, ना ही 49 होगा, ना ही 51 होगा, ना ही धनात्मक विचलन होगा, ना ही ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, ना ही ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ना ही अपने पास ले रहा है, ना ही ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अगर बाहर निकालता तो कम हो जाता। ठीक, बाहर निकालेगा तो क्या होगा, उत्सर्जित करेगा, एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। अब यहाँ देखिए, अब आयतन क्या होगा, जब ये काम यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये 100% गारंटी है कि आयतन में कोई बदलाव दोस्तों नहीं होगा। जितना इसका आयतन होगा, अगर 50 होगा तो इसमें 50 ही रहेगा, कम नहीं होगा। आपको बात आ गया समझ में, आपको 100% आएगा दोस्तों समझ में। बस हमारे चैनल सुपर इक्वेशन 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने और आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। ओके, तो आइए देखा जाए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन अभी बताया था, ऐसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलियन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अगर इसमें 25 मिलाएं फिर 25 मिलाएं, ये हो गया कितना, 49, ये कितना हो गया, 49। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, जिसकी वजह से इसके आयतन में क्या हो गया, बदलाव आ गया। 50 से क्या हो गया, 49 हो गया। अब यहाँ पर घट गया, इसको बोला गया ऋणात्मक विचलन, बढ़ गया तो बोल दिया गया धनात्मक विचलन। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान था, आसान शब्दों में आपको हम बताएं। तो इसका जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कीजिए और एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए। ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये अपना इसको करते जाइए, और बहुत ही ये लाभदायक, यहाँ पर जो भी चीज बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। ओके, तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, अब हमें पढ़ना है दोस्तों हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, और ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, विलायक में विलेयता,
तथा दाब के मध्य संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इंग्लिश भी मतलब वैज्ञानिक थे, ठीक, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। दोस्तों ये विलेयता क्या होता है, जैसे अगर बात किया जाए संतृप्त विलयन, जैसे ये हमारे पास एक जल है, यहाँ पर रखा गया, इसमें चीनी डालें 10 ग्राम, हिलाएं इस तरह, इसमें चीनी डालें और इसको हिलाते जाएं, चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। फिर एक बार 50 ग्राम डालें, फिर उसके बाद फिर डालें 10 ग्राम, फिर डालें, इस तरह डालते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इसके पेदी में नीचे जो हमारे पास जो चीनी होगा वो क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा, नीचे बैठने लगेगा। अब जब नीचे बैठ जाएगा तो अब इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऊपर वाले से सांद्रता, नीचे वाले की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऊपर वाला पिएंगे तो उतना मीठा नहीं लगेगा, नीचे वाला पिएंगे तो और ज्यादा मीठा लगेगा। ओके, ये इसकी सांद्रता। अब यहाँ पर ये जब चीनी नीचे दोस्तों धीरे धीरे बैठ जाता है, इसकी जो सांद्रता होती है उसी को दोस्तों बोलते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तथा दाब के मध्य संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। आइए इनके अनुसार देखा जाए। स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो वहां प्रेशर लगता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी, ये क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो, जब दबाव होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या होते हैं, दबने लगते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है, जो आंशिक जो दाब होता है इसका आंशिक दाब, अगर यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्थिर ताप पर, क्योंकि ताप हमारा क्या है, स्थिर हो, ठीक। किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आंशिक दाब की क्या होता है, समानुपाती होता है। जो आंशिक दाब होता है दोस्तों उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। अगर आंशिक दाब का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ेगा। इस तरह हमें क्या मिला, एक फार्मूला मिला, दाब जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगी, ठीक। उसी के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, P हमारा क्या है, आंशिक दाब। और जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियम स्थिरांक भी हम कह सकते हैं। S हमारा क्या है, विलेयता, इसको मोल प्रति लीटर लिखते हैं। 1 लीटर में कितने मोल उसमें हैं, 1 लीटर में कितने मोल वहां पर यहाँ पर है, उसी को बोला गया विलेयता। आंशिक दाब को एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब लिखेंगे, यहाँ पर हेनरी का स्थिरांक मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स, ये इसका मात्रक है। आइए दोस्तों यहाँ पे हमारा तो फार्मूला हो गया। अधिक ऊंचाई वाली जगहों, एग्जांपल है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमको सांस लेने में क्या हो जाती है दोस्तों, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं तो हम वहां पर सांस नहीं ले पाते। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन हमको ज्यादा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। सांस हमारा क्या होता है, फूलने लगता है, रुकने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वही आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो दाब लगता है, और जो दाब हम ले मतलब यहाँ पे जो क्या होता है, जो दाब लगता है जब सांस लेते हैं वो क्या करता है, हमारे ब्लड में क्या करता है, जाकर घुलने मिलने लगता है। वो किस नियम से होता है, हेनरी के ही नियम से होता है, ठीक। जिसके कारण आरोहक कमजोर हो जाता है। अगर कोई ऊंचाई बहुत ज्यादा जाता है तो वहां पर क्या होता है, आंशिक दाब सतही, यहाँ पर आंशिक दाब कुछ अलग होगा, ऊपर जाए तो आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। कम होने की वजह से क्या होता है, हम जब सांस लेते सांस नहीं ले पाते, इसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, वहां पहाड़ों पर क्या हो जाते हैं, पहाड़ पर जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक। यही यहाँ बताया गया, जिसके कारण आरोहक मतलब जो जाता है वहां पहाड़ पर, पहाड़ी के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सांस नहीं ले पाता है। तो बहुत ही सिंपल एक तरीका आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा अभी। ओके दोस्तों, टाइम कम होने की वजह से आज के लिए बस इतना ही। सुपर एजुकेशन 2.0 को ज्यादा ज्यादा शेयर, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने आपके पास और आपके दोस्तों के पास आसानी से पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।